बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट BBA 3, आज के लेक्चर में जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस क्या है, इसको डिस्कशन करने से पहले इस टॉपिक के ऊपर हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसे कहते हैं इसके ऊपर बात कर लेते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बेसिकली एक रिपोर्टिंग है। पूरे साल बिज़नेस में जो एक्टिविटीज़ परफॉर्म होती हैं, जो रिकॉर्डिंग से स्टार्ट होती हैं, रिकॉर्डिंग आप जानते हैं जर्नल एंट्रीज़ के थ्रू होती है, तो रिकॉर्डिंग से स्टार्ट करके हम एंड कहाँ पर करते हैं, रिकॉर्डिंग का एंड होता है रिपोर्टिंग पर आकर। तो जब हम अपने रिकॉर्ड्स की मदद से एक रिपोर्ट तैयार करते हैं तो उस रिपोर्ट को फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहा जाता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ईयर के एंड पर प्रिपेयर की जाती है। इसमें हम प्रॉफिट और लॉस की रिपोर्टिंग भी करते हैं, इसमें हम अपनी मौजूदा फाइनेंशियल पोजीशन भी बताते हैं, करंट फाइनेंशियल पोजीशन बैलेंस शीट के ज़रिए। तो ये बेसिकली फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिपोर्टिंग को कहा जा रहा है। लेकिन ये जहन में रखिए कि इस चैप्टर में हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाना नहीं सीखना है, बल्कि फ़ाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करना सीखना है। एनालिसिस जो होते हैं किसी भी चीज़ की, आप ये समझ लीजिए कि उसको गो थ्रू करना पूरा का पूरा, उसको मतलब जिसको आप उर्दू में कह सकते हैं जांच पड़ताल करना, तज्ज़िया करना, ये एनालिसिस की मीनिंग है। तो अब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाएंगे नहीं, बल्कि उसकी एनालिसिस यानी तज्ज़िया करेंगे। अच्छा, अब एनालाइज करने के लिए फ़ाइनेंशियल स्टेटमेंट को मुख्तलिफ़ टूल्स इस्तेमाल होते हैं। हम जिस चीज़ की मदद से यहाँ एनालाइज करेंगे उसका नाम है रेशो एनालिसिस। हम रेशोज़ की मदद से फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं व्हाट इज़ रेशो। रेशो किसे कहते हैं? रेशो हमेशा याद रखिए कि किसी भी दो या उससे ज़्यादा चीज़ों के आपस के कंपैरिजन को रेशो कहा जाता है। जब आप कंपेयर करें मुख्तलिफ दो या उससे ज़्यादा चीज़ों को आपस में, तो फिर हम उसको कहते हैं रेशो। लेकिन रेशो के लिए आपको एक चीज़ जहन में रखना ज़रूरी होती है कि रेशो जब भी आप बनाएं किसी भी चीज़ के दरमियान, यानी जब भी कंपैरिजन हो रहा हो, उसका लेवल सेम होना ज़रूरी है। जब तक लेवल सेम नहीं होगा आप रेशोज़ को एनालाइज नहीं, मतलब किसी भी चीज़ को रेशो का नाम नहीं दे सकते अगर उसका लेवल सेम नहीं है, कंपैरिजन ही नहीं बनेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर दो लेडीज़ आपस में डिस्कशन करें अपने बच्चों की स्टडीज़ को लेकर, और एक अगर लेडी कहती है फॉर एग्ज़ाम्पल कि मेरे बेटे की जो है वो 80% जो है वो आई है, उसने 80% गेन की है, बहुत अच्छी परसेंटेज है। दूसरी लेडी कहती है कि भाई उसके बेटे ने तो 98% गेन की है। अब एक ने 80% गेन की है, दूसरे ने 98, डेफिनेटली बहुत ज़्यादा है। लेकिन जब हमने फर्स्ट लेडी ने बताया कि भाई मेरा बेटा जो है वो FSC के पेपर दिए थे जिसमें उसने 80% गेन की है, लेकिन जो दूसरी लेडी है उसने कहा मेरे बेटे ने भी मॉन्टेसरी के पेपर दिए थे जिसमें 98% आई है। तो मॉन्टेसरी का रिज़ल्ट 98% अगर आ रहा है और FSC का रिज़ल्ट 80% आ रहा है, तो बेसिकली परसेंटेज में तो वो मॉन्टेसरी ज़्यादा ज़रूर लग रहा है, लेकिन कंपैरिजन ही नहीं बनता क्योंकि लेवल ही सेम नहीं है। या तो दोनों मॉन्टेसरी में होते और या फिर दोनों ही FSC के अंदर होते, फिर कोई कंपैरिजन बनाया जा सकता था। लेकिन अगर लेवल डिफरेंट हो तो कंपैरिजन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। लिहाजा हमने रेशोज़ की मदद से एनालाइज करना है, सेम लेवल पर रखना ज़रूरी है चीज़ों को। अच्छा, अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये कि रेशोज़ की टाइप्स कितनी होती हैं, जो इस पूरे टॉपिक में हमने डिस्कस करनी है। तो नेक्स्ट पार्ट है हमारा टाइप्स ऑफ रेशोज़। अब रेशोज़ की टाइप्स में नंबर 1 है लिक्विडिटी रेशो, नंबर 2 है एसेट्स मैनेजमेंट रेशोज़, नंबर 3 है प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज़, और नंबर 4 है लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशोज़, और नंबर 5 है मार्केटेबिलिटी रेशोज़। ये हमारे पास सारे रेशोज़ जो है बेसिकली 5 टाइप्स के रेशोज़ हमारे पास आ रहे हैं। लिक्विडिटी रेशोज़, एसेट्स मैनेजमेंट, प्रॉफिटेबिलिटी, लॉन्ग टर्म
सॉल्वेंसी और मार्केटेबिलिटी। इन तमाम रेशोज़ की मदद से हम रेशोज़ को एनालाइज करना सीखेंगे। एक एक करके हमने इन सब पे डिटेल डिस्कशन करनी है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं लिक्विडिटी रेशोज़ की कि व्हाट इज़ लिक्विडिटी रेशो, तो लिक्विडिटी रेशोज़ जो हैं वो हमारे पास फर्स्ट है लिक्विडिटी रेशो क्या होता है। इसको समझने के लिए पहले हम वर्ड लिक्विडिटी का मतलब समझते हैं। अकाउंटिंग की टर्मिनोलॉजी में लिक्विडिटी कहा जाता है कन्वर्टिबिलिटी इनटू कैश, कि किसी भी चीज़ की कैश में कन्वर्ट होने की सलाहियत को लिक्विडिटी कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि एक बिल्डिंग है आपके पास, अगर आपकी एक प्रॉपर्टी बिल्डिंग है तो वो बिल्डिंग जो है उसकी कोई ना कोई वैल्यू होगी। लेट्स से कि उसकी वैल्यू जो है वो 10 मिलियन है। अब 10 मिलियन एक बहुत बड़ा अमाउंट है और उतनी बिल्डिंग की वर्थ है, ये आपका एसेट्स है। लेकिन इस एसेट्स में एक ख़राबी है और वो ख़राबी ये है कि ये इस एसेट्स में लिक्विडिटी का फैक्टर मिस है, लिक्विडिटी नहीं है। क्योंकि अगर आप चाहें कि इस 10 मिलियन की प्रॉपर्टी को मेरे पास कैश की फॉर्म में अमाउंट आ जाए तो ये अमाउंट आपको आज नहीं मिल सकता, ये कल भी नहीं मिल सकता। इसको मिलने के लिए आपको कई महीने दरकार होंगे। आज आप सेल करने की कोशिश करेंगे, कई महीनों में बाद जाके बिकेगा, फिर उसके बाद उसका एडवांस मिलेगा, फिर कंप्लीट अमाउंट आने में टाइम लगेगा। इसका मतलब इसमें लिक्विडिटी का फैक्टर मिस है, इसको कैश में कन्वर्ट होने में बहुत टाइम लग रहा है। तो ऐसी चीज़ जो कि फौरी तौर पे या तो कैश ही हो या कैश में कन्वर्ट हो जाए वो लिक्विडिटी के ज़मरे में आ जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास जो कैश लॉकर में रखा हुआ है उसको तो हम कैश ही कहते हैं। लेकिन अगर आपके पास अकाउंट रिसीवेबल्स ओपन है, अकाउंट रिसीवेबल समझते हैं कि जो पैसे कस्टमर से लेना ड्यू हैं, तो कस्टमर से जो पैसे लेना ड्यू हैं वो हमें कुछ टाइम में मिल सकते हैं, शॉर्ट नोटिस के ऊपर भी हमारे पास आ सकते हैं। मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ अगर आपके पास मौजूद हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल के सेविंग बॉन्ड्स आपके पास हैं स्टेट बैंक के, तो इस सेविंग बॉन्ड्स आप फौरी तौर पे सेल करके पैसों को रिकवर कर सकते हैं। तो ऐसी चीज़ें जो फ़ौरन से कैश में कन्वर्ट हो जाएं उसको हम लिक्विड एसेट्स कहते हैं। तो लिक्विडिटी जो होती है वो किस तरह चेक होती है किसी भी कंपनी की, इसको समझते हैं। लिक्विडिटी रेशोज़ के लिए मैं आपको एक पॉइंट का इजाफा और कर दूं। लिक्विडिटी रेशोज़ कैलकुलेट करने का बेसिक ऑब्जेक्टिव है अपनी एबिलिटी को चेक करना कि आप अपनी करंट लाइबिलिटीज़ को ऑन टाइम पे कर सकते हैं या नहीं पे कर सकते। तो कंपनी की जो करंट लाइबिलिटीज़ होती हैं जो उसको एक साल के अंदर अंदर ही पे करनी होती हैं, जस्ट लाइक अकाउंट्स पेबल, जस्ट लाइक नोट्स पेबल, बिल्स पेबल, तो ये जितनी भी लाइबिलिटीज़ होती हैं इन तमाम लाइबिलिटीज़ को आपने एक साल के अंदर अंदर पे करना है। और अगर इसको एक साल के अंदर आप पे करने की सलाहियत को अपनी चेक करना चाहें तो उसको हम लिक्विडिटी रेशोज़ की मदद से चेक करते हैं। ये जो रेशोज़ होते हैं इस रेशोज़ में इंटरेस्टेड कौन होता है, इस रेशोज़ को कैलकुलेट करने के बाद ये सबसे ज़्यादा हेल्प करते हैं हमारे सप्लायर की। अगर आप किसी से क्रेडिट पर सामान लेने के लिए जाएं तो वो आपको 1 महीने 2 महीने 3 महीने का क्रेडिट दे देता है, लेकिन वो इस बात पे यकीन कैसे करे कि आप उसको टाइम पर पेमेंट कर देंगे या अगर उसको जल्दी ज़रूरत पड़ी तो आप पे कर देंगे। वो आपके लिक्विडिटी रेशोज़ को चेक करेगा। अगर लिक्विडिटी रेशोज़ इस तरह के कैलकुलेट हो रहे हैं जिससे हमें ये अंदाज़ा लग जाए कि इसकी पेमेंट जो है वो टाइम पर आ सकती है, इनमें लिक्विडिटी का फैक्टर ज़्यादा है, तो फिर वो हमें जो है वो गुड्स को क्रेडिट पर सेल कर देते हैं। तो अब लिक्विडिटी रेशोज़ को कैलकुलेट करने के लिए आप सबसे पहला रेशो जो कैलकुलेट करते हैं उसको हम कहते हैं करंट रेशो। करंट रेशो को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज़। करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज़, अगर इन दो टर्म्स की अगर हम बात करें तो ये दो टर्म्स जो हैं करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज़, ये दोनों टर्म्स आप इससे अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। करंट एसेट्स क्या होते हैं, वो एसेट जो एक साल के अंदर अंदर सर्कुलेट करते हैं, और करंट लाइबिलिटीज़ वो जिनको एक साल के अंदर अंदर आपने पे बैक करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपके पास करंट एसेट्स 2 लाख के हैं और करंट लाइबिलिटीज़ आपके पास 1 लाख की हैं। ये अमाउंट मैं अपने पास से एज्यूम कर रहा हूँ, लेकिन आपको ये क्वेश्चन में या तो अमाउंट मिलेंगे या करंट एसेट्स को आप टोटल कर लेंगे आसानी के साथ। तो अगर आप इसको डिवाइड करें तो ये आंसर बन रहा है 2 टाइम्स।
2 टाइम्स ये आंसर है सर। एक्सक्यूज़ मी सर, रोकिएगा 2 मिनट। रोक दिया। मैं जो है ना एक बहुत ही ज़रूरी बीच बीच में कॉल आ रही है। अच्छा, ये रुकता मतलब किस तरह रुक जाएगा? इसको रोक दिए ना तो ये उसमें दूसरे पार्ट में चले जाएगा। ये हम एडिट के ऊपर इसको निकाल देंगे। अच्छा, सही। अस्सलाम वालेकुम। मिली नहीं आपको अभी? अच्छा अच्छा, बैक की भी देनी है, सही। अच्छा बस 1 मिनट में मैं सेंड कर रहा हूँ अभी, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़। ये मेरे बस मिनट देख लीजिएगा कि कितना मैंने मिस कर दिया, तो मैं इसको थोड़ा सा आगे ले जाऊंगा। 40 मिनट्स का देना है ना ये तो। अच्छा, अगर कभी अचानक मुझे इमरजेंसी आ जाए तो मैं रोक सकता हूँ थोड़ा सा। तो फर्स्ट कर लीजिए कि करंट एसेट्स हमारे पास 2 लाख के हैं, करंट लाइबिलिटीज़ हमारे पास 1 लाख की हैं। तो अगर हम इन दोनों को डिवाइड करें तो आंसर 2 टाइम्स आ रहा है। इसका मतलब क्या है? 2 टाइम्स आंसर तो कैलकुलेट हो गया, लेकिन इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि ये 2 टाइम्स शो क्या कर रहा है, इसको हमने ये चेक करना है। तो इसको समझाने के लिए मैं आपको बताता हूँ। करंट रेशियो का फॉर्मूला हमने लिखा करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी। अब करंट एसेट्स फर्स्ट कर लीजिए, जो अभी रेशियो आंसर आ रहा है 2 टाइम्स, और इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मौजूद है। तो नीचे करंट लाइबिलिटी है जो 1 को रिप्रेजेंट कर रही है, ऊपर करंट एसेट्स हैं जो 2 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कंपनी पे 1 रुपीज़ की करंट लाइबिलिटीज़ हैं तो उसको पे करने के लिए कंपनी के पास 2 रुपीज़ के करंट एसेट्स अवेलेबल हैं। तो कंपनी के पास अपनी करंट लाइबिलिटी को पे करने की 2 टाइम्स एबिलिटी मौजूद है। तो करंट रेशियो की एक्सप्लेनेशन ये है। अब ये 2 टाइम्स एक आइडियल आंसर है, इससे ज़्यादा भी रेशियो हो सकता है और इससे कम भी हो सकता है, ठीक है। फिलहाल जो हमने एक डमी वैल्यूज़ रखी हैं उस पर ये आंसर 2 टाइम्स आ रहा है। तो ये इसका पहला जो है वो लिक्विडिटी रेशियो का आपके पास एक आंसर आया। अच्छा, इसके बाद सेकंड अगर हम बात करें तो सेकंड फॉर्मूला इसमें होता है क्विक रेशो। क्विक रेशो का फॉर्मूला है क्विक एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज़। क्विक एसेट्स क्या होते हैं? पहले मैं करंट लाइबिलिटीज़ का अमाउंट रिपीट कर दूं कि ये सेम 1 लाख है, जो पहले 1 लाख था वही अब भी 1 लाख है। करंट लाइबिलिटी को चेंज नहीं किया। हाँ, क्विक एसेट्स अब हमने अमाउंट लिखना होगा, लेकिन करंट और क्विक का फ़र्क क्या है? करंट एसेट्स अगर वो एसेट्स हैं जिसको 1 साल के अंदर अंदर आप या तो यूज़ कर सकते हैं या वो कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो क्विक वो हैं जो बहुत जल्दी कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसका मतलब ये है कि क्विक एसेट्स की जो लिक्विडिटी होती है वो करंट एसेट्स से भी ज़्यादा होती है। तो इट्स मीन कि करंट एसेट्स के अंदर से ही कुछ एसेट्स ऐसे होंगे जिसको हम क्विक कह रहे होंगे। तो क्विक एसेट्स और करंट एसेट्स के दरमियान जो सबसे बड़ा फ़र्क है वो है इन्वेंट्री का, यानी मर्चेंडाइज इन्वेंट्री। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री क्विक में शामिल नहीं होती और करंट के अंदर मर्चेंडाइज इन्वेंट्री शामिल होती है। तो लिहाजा अगर हम फ़र्ज़ करते हैं कि हमारे एसेट्स 2 लाख हैं और इसमें मर्चेंडाइज इन्वेंट्री भी शामिल है, और मैं इसमें से मर्चेंडाइज को अगर हटा दूं तो आपके करंट एसेट्स फ़र्ज़ कर लीजिए क्विक एसेट्स बन रहे 1,20,000। तो 120 को 1 लाख पे डिवाइड करें तो आंसर आ रहा है 1.2 टाइम्स।
इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास 1 लाख रुपीज़ की करंट लाइबिलिटीज़ हैं और आपके पास 120 के कोई एसेट्स हैं, तो 1 रुपये की करंट लाइबिलिटी अगर आपको पे करनी हो वक्त से पहले, अगर वक्त पर पे करनी है तो फिर तो करंट रेशो ही काफ़ी है, लेकिन अगर वक्त से पहले पे करनी पड़ जाए तो भी आपके पास सलाहियत 1.2 टाइम्स मौजूद है अपनी लाइबिलिटीज़ को पे करने के लिए। तो जो भी आपका सप्लायर होगा, जो आपको गुड सप्लाई कर रहा है, अब वो ये 2 रेशोज़ अगर चेक करता है और वो कहता है कि इसके पास तो एबिलिटी ये है कि अगर मैं टाइम पर बात करूं तो टाइम पर जो ये कमिटमेंट करेगा तो 2 टाइम्स एबिलिटी है पे करने की, लेकिन अगर टाइम से पहले पे करना पड़ जाए तो भी सलाहियत 1.2 टाइम्स है, जो कि एक अच्छी एबिलिटी है। लेकिन आप इस करंट एसेट्स और क्विक एसेट्स के दरमियान जो फ़र्क देख रहे हैं अमाउंट का, 80,000 का फ़र्क आ रहा है। इस 80,000 में सबसे बड़ा फैक्टर जो मिस है वो है मर्चेंडाइज इन्वेंट्री। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री इसमें तो शामिल है 2 लाख में, लेकिन इसके अंदर हमने हटा दी है, तो इसलिए इसका अमाउंट कम हो गया। मर्चेंडाइज को हम क्यों क्विक में शामिल नहीं करते, इसका आंसर आपको आने वाली रेशोज़ के अंदर मैं दूंगा, ठीक है। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट रेशो की बात करें, जिसको हम कहते हैं कैश रेशो, तो इसका फॉर्मूला है कैश एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज़। अब कैश एसेट्स का अमाउंट फॉर एग्जांपल 50,000 है और करंट लाइबिलिटीज़ आपकी वही अमाउंट 1 लाख रुपीज़ की हैं, तो डिवाइड करने पर एबिलिटी 0.5 टाइम। इसका मतलब ये है कि अगर आप पर जो लाइबिलिटीज़ हैं 1 लाख रुपीज़ की, अगर ये ऑन द स्पॉट पे करनी पड़ जाए, अभी के अभी आपको पे करनी पड़ जाए, तो भी आधी सलाहियत आपके पास मौजूद है। तो 3 टाइमिंग्स आ गई। अगर ऑन टाइम पे करें इस 1 लाख की लाइबिलिटीज़ को तो 2 टाइम्स एबिलिटी है। अगर आप शॉर्ट नोटिस पर पे करना चाहें, वक्त से पहले जल्दी पे करना चाहें, 1.2 टाइम्स एबिलिटी है। और अगर ऑन द स्पॉट पे करना चाहें तो आपके पास 0.5 टाइम एबिलिटी है। तो ये तीनों एबिलिटीज़ बताती हैं कि कंपनी की लिक्विडिटी पोजीशन बेहतर है और आपको जो है वो शॉर्ट टर्म क्रेडिट मार्केट से मिल सकता है। कम अरसे वाले कर्जे आपको इन रेशोज़ को दिखाकर आसानी से मिल सकते हैं। तो ये रेशोज़ जो है वो हेल्प कर रही हैं आपके बिज़नेस साइकिल को चलाने में, आपको क्रेडिट मिलने में। तो हर जिस तरह लिक्विडिटी रेशोज़ का काम है कि आपकी लिक्विड पोजीशन बताना, तो हर एसेट्स का कोई ना कोई पर्पस है और किसी ना किसी के ये काम आ रही होती हैं रेशोज़। अब अगर हम इसमें 4th वन देख लें तो वो है वर्किंग कैपिटल, और वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला है करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज़। अगर आप वर्किंग कैपिटल को देखें तो वर्किंग कैपिटल बेसिकली कोई रेशो नहीं होता। वर्किंग कैपिटल को हम रेशो नहीं कहते। रेशो में डिवाइड का साइन आना ज़रूरी है, कंपैरिजन हो रहा है, लेकिन इसमें माइनस आ रहा है, तो एक अमाउंट में से दूसरा अमाउंट माइनस होगा तो आंसर भी अमाउंट के अंदर आएगा। जैसे यहाँ टाइम्स में आंसर आ रहा है तो यहाँ आंसर अमाउंट के अंदर आएगा। तो लेकिन इस फॉर्मूले का अगर आप करंट रेशो के साथ जायज़ा लें तो कंपोनेंट सेम है, सिर्फ साइन का फ़र्क है। यहाँ डिवाइड हो रहा है और यहाँ पर माइनस हो रहा है। ये एब्सोल्यूट अमाउंट देगा वर्किंग कैपिटल। पहले इसको मैं आपको अमाउंट के साथ समझाऊँ फिर एक्सप्लेन करता हूँ। आपके 2 लाख रुपीज़ के करंट एसेट्स थे, इसी एग्जाम्पल को कंटिन्यू कर रहे हैं, और आपकी करंट लाइबिलिटीज़ 1 लाख थी, तो माइनस करने पर आपका जो आंसर है वो आ रहा है 1 लाख। ये 1 लाख आपके वर्किंग कैपिटल का अमाउंट है। अब ये वर्किंग कैपिटल होता क्या है, देखें हम ये बात शुरू से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं कि एसेट्स इक्वल टू होते हैं लाइबिलिटी प्लस ओनर इक्विटी। ओनर इक्विटी जिसको आप कैपिटल की टर्म से भी रिप्लेस कर सकते हैं, फर्ज कर लें यहाँ कैपिटल है। तो अगर मैं ये कहूँ कि एसेट्स में से लाइबिलिटीज़ को माइनस करें तो आंसर कैपिटल आता है। तो ये क्वेश्चन भी आपने हमेशा पढ़ी होगी, एसेट्स माइनस लाइबिलिटी इक्वल टू कैपिटल। तो अगर कैपिटल कैसे आ रहा है एसेट्स में से लाइबिलिटी को माइनस करने पर, तो आप गौर करें कि अगर मैं करंट एसेट्स, इन तमाम एसेट्स में से सिर्फ करंट वाले एसेट्स लूँ और लाइबिलिटीज़ में से भी सिर्फ करंट लाइबिलिटी लूँ, यानी ये तो सारे एसेट्स हैं लेकिन मैं इसमें से सिर्फ करंट एसेट ले रहा हूँ और ये लाइबिलिटीज़ भी टोटल हैं और मैं इसमें से सिर्फ करंट लाइबिलिटी ले रहा हूँ, तो करंट एसेट्स में से करंट लाइबिलिटी लेस करेंगे तो करंट कैपिटल आएगा, कैपिटल भी करंट आ जाएगा, और करंट कैपिटल को बेसिकली वर्किंग कैपिटल कहते हैं। तो ओनर का वो अमाउंट जो कि बिज़नेस के उन एसेट्स में इन्वेस्ट है
जो एसेट्स विद इन एयर सर्कुलेट करते हैं या विद इन एयर यूज़फुल होते हैं उसको हम वर्किंग कैपिटल कहते हैं। तो वर्किंग कैपिटल आप यूँ समझ लें कि कंपनी के पास 1 लाख रुपीज़ की लाइबिलिटीज़ हैं और 2 लाख के एसेट्स हैं। तो इसमें 1 लाख का तो ओनर का अमाउंट है, लेकिन ये ओनर का अमाउंट 1 लाख लगा कौन से एसेट्स में? करंट एसेट्स में लगा हुआ है। तो उसको हम वर्किंग, जो उसका कैपिटल वर्किंग के अंदर है, मर्चेंडाइज में पैसे लगे हैं, अकाउंट रिसील में लगे हैं, कैश रखा हुआ है, उन सब में जो ओनर के पैसे हैं उसको हम वर्किंग कैपिटल कहते हैं। ये हमारे पास जो चारों मैंने आपको फॉर्मूले लिखवाए हैं ये सब लिक्विडिटी रेशियोज़ का हिस्सा हैं। तो लिक्विडिटी रेशियो हमारा एक पार्ट मुकम्मल हुआ। अब हम इसके सेकंड पार्ट यानी एसेट्स मैनेजमेंट रेशियोज़ पे डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एसेट्स मैनेजमेंट रेशियोज। एसेट्स मैनेजमेंट रेशियोज नाम से ही जाहिर हो रहा होगा, इसमें हम एसेट्स की मैनेजमेंट को डिस्कस करते हैं। एसेट्स की मैनेजमेंट का ताल्लुक होता है कंपनी के मैनेजर से। मैनेज करना मैनेजर का काम है। तो एसेट्स की मैनेजमेंट कितनी अच्छी कर पा रहा है और आपका जो मैनेजर है उसको हम इस रेशियोज़ की मदद से चेक करेंगे। बिज़नेस में जितने भी एसेट्स रखे होते हैं, टेबल, चेयर्स, फैन, कैश वगैरह, बिल्डिंग, ये सारे एसेट्स, इनकी मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इसको कितना अच्छा मैनेज कर रहे हैं। आप फ़र्ज़ करें कि एक ऐसा रूम जिसमें 20 चेयर्स मौजूद हैं और एक ऐसा रूम जिसमें अगेन 20 चेयर्स मौजूद हैं, लेकिन स्टूडेंट्स आकर अगर हम बैठाएं तो एक क्लास के अंदर अगर हमारे पास 22 स्टूडेंट्स हैं और दूसरी क्लास के अंदर अगर हमारे पास 15 स्टूडेंट्स हैं, तो हमने क्या करना चाहिए? अच्छा मैनेजर वो होगा कि वो वहाँ से 2 चेयर्स को लेकर इस रूम के अंदर दे देगा और अपने मौजूदा एसेट्स को ही इस्तेमाल करना चाहेगा, ना कि वो ये करे कि यहाँ 2 खाली रहें और वो दूसरे एसेट्स के लिए ये कहे कि भाई दूसरे रूम में चूँकि स्टूडेंट अब ज़्यादा आ गए तो हम वहाँ चेयर भी ज़्यादा लेकर आ जाएँ। ज़्यादा चेयर्स यानी नई इन्वेस्टमेंट तब करें जब आपकी पुरानी इन्वेस्टमेंट तमाम इस्तेमाल में आ जाए, तमाम इस्तेमाल होना शुरू हो जाए, तो आपको नई इन्वेस्टमेंट की तरफ जाना चाहिए। तो बहुत से मैनेजर्स यहाँ पर बड़ी प्रॉब्लम करते हैं कि वो अपने पुराने एसेट्स का इस्तेमाल करते नहीं हैं और नई इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। उससे बिज़नेस का जो अमाउंट है वो ब्लॉक होता है और बिज़नेस जो है वो ज़्यादा पैसे लगाकर कम अर्निंग कर रहा होता है। तो लिहाजा मैनेजर को चाहिए कि वो अपने एसेट्स का भरपूर इस्तेमाल करे, उसके बाद नई इन्वेस्टमेंट की तरफ लेकर जाए। तो एसेट्स मैनेजमेंट रेशियोज़ में हम एसेट्स को किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। नंबर 1 है इसके अंदर आपके पास इन्वेंट्री टर्नओवर। इन्वेंट्री टर्नओवर का फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। अब आप इस फॉर्मूले में गौर करें कि एक तरफ ऊपर आ रही है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, नीचे आ रही है एवरेज इन्वेंट्री। इसमें मैं अपने पास से एक वैल्यूज़ अगर रखूं, फ़र्ज़ कर लें कि आपके कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 4 लाख रुपीज़ की है और आपके जो एवरेज एसेट्स हैं, एवरेज इन्वेंट्री है वो 80,000 है। ये अमाउंट मैंने अपने पास से अज्यूम कर लिया। तो अगर हम इसको डिवाइड करें तो इसका आंसर आपके पास आ रहा है 5 टाइम्स। इम्पॉर्टेंट ये है कि 5 टाइम्स की इंटरप्रिटेशन क्या है, ये शो क्या कर रहा है 5 टाइम्स। ऊपर हमने रखा है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड किसे कहते हैं? उन गुड्स की कॉस्ट को कहते हैं जो आप कस्टमर को सेल कर चुके हैं। कस्टमर को जब आप सेल करते हैं तो एक तरफ तो आपका रेवेन्यू जनरेट होता है, सेल्स होती है प्रॉफिट मार्जिन के साथ, दूसरी तरफ उस सामान जो बिक गया उसकी असल कॉस्ट होती है। बिकने वाले सामान की असल कॉस्ट को कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कहा जाता है। इसका मतलब जितना सामान इस साल आपने सेल किया है कस्टमर को, उसकी एक्चुअल अमाउंट है 4 लाख। ये वो अमाउंट है जो आपको ख़रीदने में ये सामान 4 लाख का पड़ा था, जो बिक चुका है, और उससे रेवेन्यू कितना कमा लिया ये एक अलग मैटर होगा। अभी हम ये कह रहे हैं कि हमने 4 लाख की गुड्स को इस साल सेल आउट कर दिया। अच्छा, दूसरा वर्ड इसमें इन्वेंट्री है। इन्वेंट्री कहते हैं स्टॉक को, वो सामान जो आपके स्टोर रूम में रखा हुआ है उसको इन्वेंट्री कहते हैं। इन्वेंट्री में आपने सुना होगा कि एक बिगिनिंग इन्वेंट्री होती है और एक एंडिंग इन्वेंट्री होती है। बिगिनिंग इन्वेंट्री किसे कहते हैं? जो साल के पहले दिन का स्टॉक होता है। एंडिंग इन्वेंट्री किसे कहते हैं? जो ईयर के लास्ट डे का स्टॉक होता है।
तो ये दो इन्वेंट्रीज तो हमने पहले भी पढ़ी हुई हैं, लेकिन ये एवरेज इन्वेंट्री किसे कहते हैं? एवरेज इन्वेंट्री वो इन्वेंट्री है जो पूरे साल के हर दिन हर वक्त आपके पास तकरीबन मौजूद होती है। एक ऐसा सामान जो हर वक्त ही आपके पास मौजूद हो उसको आप एवरेज इन्वेंट्री कहते हैं। आप एक एजम्पशन करें, एक इमेजिन करें एक कंडीशन को कि एक शॉप है, साल का पहला दिन है, उसके पास कुछ ना कुछ शॉप पर सामान रखा होगा, वो बिगिनिंग इन्वेंट्री हो गई। साल ख़त्म होगा, उसकी शॉप पे स्टिल कुछ ना कुछ सामान रखा होगा, वो एंडिंग इन्वेंट्री हो गई। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि पूरे साल उसकी दुकान पे सामान नहीं होता। आप किसी वक्त भी उसकी शॉप पर जाएंगे, उसके पास कुछ ना कुछ सामान ज़रूर रखा हुआ होगा। तो हर वक्त जो अमाउंट उसके पास इन्वेंट्री में इन्वेस्टेड रहता है, रखा रहता है, उसका अमाउंट हमने एज्यूम किया है कि 80,000 है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारा शॉपकीपर है या जो हमारी कंपनी है 80,000 से ज़्यादा का स्टॉक अपने पास नहीं रखते, इतना ही सामान सिर्फ ही अपने पास रखते हैं। अब एक फौरी तौर पे जहन में एक सवाल आ रहा होगा कि अगर 80,000 का सामान हम अपने पास रखते हैं और इससे ज़्यादा हम इन्वेंट्री रखते ही नहीं है अपने पास, तो हमने इस साल 4 लाख की गुड्स को कस्टमर को कैसे बेच दिया? ये तो होगी ही नहीं हमारे पास, क्योंकि हम तो 80,000 से ज़्यादा सामान ही नहीं रखते अपने पास। तो अगर हम 80,000 का सामान रखते हैं तो हमने 4 लाख की गुड्स को कस्टमर को कैसे बेच दिया? तो उसका आंसर है 5 टाइम्स। 5 टाइम्स का मतलब ये 80,000 का सामान पहले बिका, फिर हम नया ख़रीद के लेकर आ गए, फिर दोबारा से इसको बेच दिया, फिर दोबारा नया ख़रीद के लेकर आ गए। इस तरह सेल और परचेज़ कितनी बार हुई है ईयर में? 5 टाइम्स। 5 टाइम्स ये जो इन्वेंट्री 80,000 की है इसका टर्नओवर हुआ है। ठीक है, अब ये टर्नओवर जितना ज़्यादा होगा कंपनी उतनी ही अच्छी परफॉर्म कर रही होगी। तो ये टर्नओवर जो है ये शो क्या कर रहा है? ये आपके एवरेज इन्वेंट्री की मूवमेंट को शो कर रहा है कि ये 80,000 रुपये की एवरेज इन्वेंट्री कितनी मरतबा साल में मूव कर रही है, कितनी मरतबा उसको ख़रीद रहे हैं और सेल कर रहे हैं। तो उसका आंसर आपके पास 5 टाइम्स है, जिसको हम कहते हैं इन्वेंट्री टर्नओवर। इसके बाद नेक्स्ट टर्नओवर हमारे पास इसमें आता है जिसको हम कहते हैं अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर। अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर का फॉर्मूला है नेट क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज अकाउंट रिसीवेबल। अब इस फॉर्मूले के लिए नेट क्रेडिट सेल का अमाउंट है वो फ़र्ज़ कर लेते हैं 6 लाख है और एवरेज अकाउंट रिसीवेबल आपके पास 1,20,000 है और ये भी आंसर आ रहा है आपके पास 5 टाइम्स। इसकी जो इंटरप्रिटेशन है वो आप ये समझें। सबसे पहले बात करते हैं क्रेडिट सेल पर। क्रेडिट सेल किसे कहते हैं? एक ऐसी सेल जो कस्टमर को उधार पर की गई है उसको क्रेडिट सेल कहते हैं। तो क्रेडिट सेल हमने इस साल 6 लाख रुपीस की गुड्स को कस्टमर को उधार पर सेल आउट कर दिया। अकाउंट रिसीवेबल आप जानते हैं वो अमाउंट है जो कस्टमर के पास फंसा हुआ है, अब तक हमें मिला नहीं है, उसको आप रिसीवेबल्स कहते हैं। रिसीवेबल का एक बिगिनिंग बैलेंस आपने सुना होगा, साल शुरू हुआ, कस्टमर के पास जो पैसे हमारे पास ब्लॉक हैं अभी तक नहीं मिले, उसको हम अकाउंट रिसीवेबल का बिगिनिंग बैलेंस कहेंगे। साल के एंड होने पर जो कस्टमर के पास पेंडिंग अमाउंट है उसको हम अकाउंट रिसीवेबल का एंडिंग बैलेंस कहेंगे। तो ये कौन सा अकाउंट रिसीवेबल है? एवरेज। एवरेज का मतलब एनी टाइम कस्टमर से जो अमाउंट आपको रिसीव करना हो उसको हम एवरेज अकाउंट रिसीवेबल कहते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि किसी कंपनी में आपके रिसीवेबल सिफर हो जाए, क्योंकि कस्टमर जब आपको पैसे देता है तो वो नया सामान उधार पे ख़रीद के ले जाता है। तो ये जो रिसीवेबल्स हैं ये सिफर नहीं हो सकते, ये कलेक्शन होती है तो फिर दोबारा से सेल हो जाती है नई। तो आपके जो रिसीवेबल्स में अमाउंट ब्लॉक है आपका वो 120 है, यानी 1,20,000 रुपये से ज़्यादा का उधार आप मार्केट में नहीं फंसाते, ये पैसे आप मार्केट में टाइड अप नहीं रखते। तो 1,20,000 की जो गुड्स आपके पास सामान है, अमाउंट है जो कस्टमर से रिसीव करना है। अब हमें एक बात समझने की ज़रूरत है कि अगर हम 120 से ज़्यादा का अमाउंट कस्टमर को उधार पर देते ही नहीं हैं तो हमने इस साल 6 लाख रुपीज़ की उधार पर सेल कैसे कर दी, क्योंकि हम तो 120 से ज़्यादा का सामान ही उधार नहीं देते। अब इसका आंसर अगेन क्या आ रहा है? 5 टाइम्स। इस 5 टाइम्स का मतलब ये है कि ये 1,20,000 का जो उधार हमने कस्टमर को दिया ये कलेक्ट कर लिया, इसके पैसे मिल गए, फिर दोबारा नया उधार दे दिया, फिर दोबारा उसके पैसे मिल गए, फिर दोबारा नया उधार दे दिया। इस तरह ये कलेक्शन और सेल साल में कितनी बार हुई है? 5 टाइम्स। तो ये जो 5 टाइम्स है ये बेसिकली आपके जो अकाउंट रिसीवेबल है 120 उसका टर्नओवर बता रहा है कि कितनी बार इसका टर्नओवर हुआ है, कितनी बार ये कलेक्ट और सेल हुआ है। अच्छा, ये दोनों आंसर इत्तेफाक से 5 टाइम्स आ रहे हैं, ये कुछ और भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है इसका आंसर दोनों के सेम ही आए। इस वक्त जो फिगर्स मैंने रखी हैं उससे इत्तेफाकन ये आंसर 5 टाइम्स आ रहे हैं, या चेंज भी हो सकते हैं।
अब इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है डेज ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल। ये हमारे इसमें नेक्स्ट फॉर्मूला, डेज ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल। डेज ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल निकालने के लिए आपने रखना है इन्वेंट्री टर्नओवर इन डेज प्लस अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर इन डेज। हमें दोनों के टर्नओवर को डेज में कैलकुलेट करना है। आप गौर करें, यहाँ दोनों के टर्नओवर्स कैलकुलेट हो चुके हैं, लेकिन ये दोनों टर्नओवर्स टाइम्स में कैलकुलेट हुए हैं, जबकि मैंने यहाँ लिखा है अब इन्वेंट्री टर्नओवर इन डेज। अब डेज में बताना है कितना टर्नओवर है। इसी तरह रिसीवेबल का टर्नओवर भी डेज के अंदर बताना है। तो अब डेज में बताने का फॉर्मूला 365 डिवाइडेड बाय इन्वेंट्री टर्नओवर इन टाइम्स प्लस 365 डिवाइडेड बाय अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर इन टाइम्स। ये इसका फॉर्मूला है। 365 क्यों रखा? क्योंकि ईयर के जो डेज हैं वो 365 होते हैं। अगर पेपर में आपको लिखा हुआ मिले कि एज्यूम 360 डेज अ ईयर, तो आपने यहाँ 365 की जगह 360 को यूज़ करना है। और उसकी वजह यह है कि साल के वैसे तो 365 डेज़ होते हैं, लेकिन वो 360 क्यों कहेंगे? क्योंकि वो एज्यूम कर लेते हैं कि एक महीना 30 दिन का ही फिक्स अगर कर लिया जाए तो 12 मंथ्स के अंदर 360 डेज़ बनते हैं। वो जो महीने कुछ 31 पर चले जाते हैं, कुछ 29 भी रहता है, जैसे फैब का 28 भी रहता है, तो वो उसको इग्नोर करके एवरेज 360 बना लेते हैं। लेकिन ऐसा कब करना है? जब वो खुद लिख कर दे। अगर ना लिख कर दे तो आप जो है वो 365 करेंगे। ठीक है, 5 मिनट्स हैं या ख़त्म हो गया? तो 365 का जो आपके पास डेज़ हैं उसको आप डिवाइड करेंगे 5 टाइम्स पर, और इसी तरीके से यहाँ 365 डिवाइडेड बाय 5 टाइम्स। अच्छा, अब ये 5 टाइम्स मैंने आंसर्स कहाँ से लिखे? ये आंसर्स जो यहाँ से आ रहे थे 5 टाइम्स और 5 टाइम्स, ये दोनों आंसर्स मैंने यहाँ पर लिख दिए। तो अब 365 को 5 पे डिवाइड करें तो ये आंसर आएगा 73 डेज, और 365 डिवाइड बाय 5 ये भी आएगा 73 डेज, और इन दोनों को ऐड करें तो ये आएगा 146 डेज। अब ये समझना है कि ये 73 डेज की इंटरप्रिटेशन क्या है। आप गौर करें कि जो आंसर आ रहा था इन्वेंट्री का 5 टाइम्स, ये बता रहा था ये जो 80,000 का स्टॉक हमारे पास रखा है, इसको बिकने इसका जो टर्नओवर है वो ईयर में 5 टाइम्स होता है। लेकिन अगर मैं ईयर के डेज को 5 टाइम्स पे डिवाइड करूं तो इसका मतलब ये हो रहा है कि एक टर्नओवर 73 डेज में हो रहा है। एक टर्नओवर अगर 73 डेज में हो रहा है, यानी 80,000 का स्टॉक बिक जाने में, खरीदने से लेकर बिकने में 73 डेज लगते हैं। फिर दोबारा हम इसको खरीद के लेकर आते हैं, फिर ये अगले 73 डेज में बिक जाता है। इसी तरह रिसीवेबल्स 1,20,000 के हमारे ब्लॉक हैं पैसे, लेकिन ये ब्लॉक पैसे 5 टाइम्स टर्नओवर करते हैं, और एक टर्नओवर इसका भी 73 डेज में होता है। तो ये दोनों 73 डेज के अंदर टर्नओवर्स मुकम्मल हो रहे हैं, और टोटल आंसर 146 है। 146 की इंटरप्रिटेशन ये है कि आपके पास कैश होता है और उस कैश से आप खरीदते हैं मर्चेंडाइज इन्वेंट्री। मर्चेंडाइज बिक कर बनती है अकाउंट रिसीवेबल, और अकाउंट रिसीवेबल बाद में कैश में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कस्टमर से पैसे मिल जाते हैं। तो आपके पास अगर कैश मौजूद है, अगर आपके पास कैश मौजूद है तो उस कैश से आप खरीद रहे हैं मर्चेंडाइज इन्वेंट्री को। मर्चेंडाइज बिक कर रिसीवेबल बन रही है, रिसीवेबल कैश की फॉर्म में जा रहा है। मर्चेंडाइज को बिकने में 73 डेज लगते हैं, रिसीवेबल को कैश बनने में 73 डेज लगते हैं। तो मर्चेंडाइज को टोटल कैश बनने में 146 डेज लगेंगे, यानी पहले 73 डेज में मर्चेंडाइज बिकेगी और अगले 73 डेज में उसका कैश आपको मिल जाएगा। इस तरह टोटल 146 डेज बनते हैं। ठीक है, थैंक यू।